क्या जवानों के मुद्दे सही नहीं है? क्या जवानों का तरीका सही नहीं है? या जवान है यानी इसको क्यों अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमारी बातें मानो या न मानो, सुनो तो कम से कम। आखिर हमारी बातें क्यों नहीं मानी जा रही हैं? हमारी वन पेंशन की विसंगति हो, एमएसपी की हो, डिसेबिलिटी पेंशन की हो, 20% पेंशन बढ़ोतरी की हो, अग्निवीर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां आज जवानों की आवाज ऊपर तक जाती है, लेकिन वो दोनों कान बंद कर लेते हैं। आखिर क्या समस्या आ रही है, इसी को लेकर आज हम सीधी बात कर रहे हैं। एक कर्नल साहब हैं, गुरुप्रकाश सिंह विर्क साहब, इसके बारे में बताएंगे। उनका राजनीतिक और काफी अनुभव है। आखिर इन मांगों को सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है, आप देखिए सीधी बात। किसकी सेना है ये? कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जंतर मंत्र है। देखा बाहर ऐसे देखा, जवान को 250 रुपए पेंशन मिल रही है, 250 रुपीज। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान लगातार होता रहा है। वो बात अलग है कि एक जवान के तौर पर हम बोले नहीं, लेकिन अब ये ओआरओपी के ऊपर आ गया है, अभी पॉलिटिसाइजेशन अग्निवीर के ऊपर शुरू हो गया है। हम उनका भी ख्याल कर ही रहे थे, उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की बातें कर ही रहे थे। हमने उम्मीद कर रहे थे कि हमें इसका जस्टिस मिलेगा। बीच में आ गया ये अग्निपथ स्कीम विद अग्निवीर। जवानों की बात कहना गलत है, तरीका गलत है, या मुद्दे गलत है? तो ये टेबल्स देखते हुए कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन इस प्रकार से दिखा है, मैं समझता था ये जो हमारी रैंक है ये हमारे कमांड एंड कंट्रोल के लिए है, लड़ाई के लिए। ओआरओपी 2 के बाद जो जवान लगातार जंतर मंतर के ऊपर 5 साल पहले चला, ओआरओपी 1 के लिए, ओआरओपी 2 के लिए लगातार जंतर मंतर पे बैठे रहे, यहाँ तक कि जवान जेसीओ साहबान ऊपर चले गए, अपने टैंकियों के ऊपर चढ़ गए, रेल रोको हो गया। तो इससे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी जो बात है कोई समझ नहीं रहा है। राइट नाउ अभी ओआरओपी 3 आ गया, अभी टेबल क्या आएंगे, मुझे ऐसी होती है आर्म फोर्सेस के, कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। राइट, वी कैन नॉट ओपनली कम्युनिकेट, बट ये हमें मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई हैं, देरियां हुई हैं, इनजस्टिस लगातार चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गुरुप्रकाश सिंह विर्क। हाँ जी दोस्तों, यानी सैनिकों के मुद्दे वही है, सैनिक भी वही है और सरकार भी वही है। दुख इस बात का नहीं कि सरकार हमारी बातें मान नहीं रही, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा दर्द है कि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। इस लोकतंत्र में यदि सैनिकों की बात न सुना जाए तो कितना बड़ा दर्द है, और इसी दर्द को उन्होंने एक पोइम के जरिए डाला है। आप समझ सकते हो, कोई पोइम लिखता है वो दिल से लिखता होगा। और ये जो शख्सियत है हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरुप्रकाश साहब सेवानिवृत्त हैं। इनका एक राजनीतिक यानी सेना का जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके बाद पॉलिटिकल भी एक्सपीरियंस रहा है, लगातार रक्षा मंत्री से मिलते रहे, यानी डीएसडब्ल्यू सैनिक वेलफेयर की जितने मामले उन्होंने सैनिकों के लिए उठाए हैं, तो वो मेरे साथ है। सबसे पहले मैं उनका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। जय हिंद सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मेहनत का। थैंक यू साहब, और आपका सबसे बड़ा शुक्रिया का आपने इस उम्र में, और आदमी कहता है यहाँ पूरा अनुभव होता है, शांति रहती है और अनुभव होता है, उस हिसाब से आपने कविता निकाली है। और ये कविता हमारे पास विंग कमांडर साहब ने पहुंचाई है। उसके जो पहलू है वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि आखिर क्या ये कितना सत्य है आज के माहौल में। आपको लगेगा कि सैनिकों के बहुत सारे मुद्दे हैं और वो सारों मुद्दों को एक कविता में उकेरा। उन्होंने कहा किसकी सेना है ये, बड़ा हेडिंग है उसका, किसकी सेना है ये। 60 साल से खामोशी छाई, अन्याय की परछाई आई, कर्तव्य से मुक्त गर्व से खड़े, पर अपना देश ही अब इन्हें तजे। आप समझ सकते हो इसका मतलब। इमरजेंसी शॉर्ट सर्विस की बात, देश की रक्षा के लिए कई प्रहार, जो वादे थे सब भूले, सत्ता के गलियारों में छूटे हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, अधिकारों की कोई कमी नहीं, निःशुल्क इलाज अब एक सपना, युद्ध सम्मान में कमी अपना, दशक बीते पर घाव वही, सैनिकों की पुकार अनसुनी रही, न्याय के दर पर मिले बस खामोशी, न्याय की इस कमी में छुपी बेरुखी, अग्निपथ योजना में राजनीति छाई, देश का दिल अब बेचैनी में आया, आवाजें उठी विरोध में खड़ी, सैनिकों ने
फिर भी झुका न दी गर्दन। नागरिक हाथ कसकर पकड़े, संतुलन बिगड़ा, अंधेरा घिरा। जहां विश्वास था वहां अविश्वास फैला। इस विभाजन के खतरे की छाया। जो सेवा की उन्होंने पूरी ताकत से, फिर अब लड़ रहे हैं लेकिन रोशनी में नहीं। उनकी कुर्बानियों को कम आंका, उनकी इज्जत अब अंधकार में छपी। हे भारत, हे भारत, उन्होंने कहा हे भारत। मतलब अब इंसान के सामने पुकार नहीं लगा रहे हैं, ये एक हृदय होता है जिसकी उम्र दराज इंसान होता है, एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने कहा हे भारत, सुनो इनकी पुकार। न्याय, सच्चाई, सम्मान की दरकरार, ये आपके हैं सच्चे बहादुर। इनकी वफादारी का हक अदा करना है जरूरी। लोकतंत्र को सुननी होगी ये बात, क्योंकि इनकी हार में सबकी हार है। जय हिंद का नारा ये देते हैं और अंत में कौन जो इन्हें बचाता है। दोस्तों देखा आपने, यानी हमारी अनदेखी, हमारी कुर्बानी, हमें इग्नोर, हमारे साथ राजनीति, वन रैंक वन पेंशन, अग्निपथ, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन सरकार बिल्कुल चुप है। सर, आपने जो इस कविता के लिए मैं बहुत आपका आभार और आपको सैल्यूट देता हूं कि हृदय की गहराइयों से जो आपने लिखी है, इसमें आपने सारा संदेश दे दिया। इसको आप किस तरह कंक्लूड करना चाहते हैं? साहब, पिछले 10 साल हो गए हैं, शुरुआत हुई थी, मैं भी एक इन्फेंट्री सोल्जर था, और जब मैं रिटायर होकर आया 99 में, हमें नहीं पता था ये कोई हमारे लिए क्या पेंशन्स होती हैं, हमें कुछ नहीं पता था। 20-21 साल हम लगातार देश सेवा में लगे रहे। हमने कभी अपना सेल्फ नहीं देखा, अपना खुद का कभी नहीं देखा। हमें बस वो जो ओथ ली हुई थी देश के लिए, सेक्रीफाइस किसी भी समय हमारे लिए कल नहीं होता था। हम अपने रीसेटलमेंट के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे फौज के अंदर। लेकिन समय धीरे धीरे चलता रहा। 2014 में जब आकर कहीं आवाज उठी पॉलिटिकली कि कोई हमें वन रैंक वन पेंशन देगा, ये पहली बार मुझे इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग में पहुंचा कि पॉलिटिकल रैली के अंदर जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको वन रैंक वन पेंशन देंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि जो वन रैंक है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और यही वन रैंक की जो अहमियत है आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबके राजा महाराजा नाम की जो टाइटल्स थे वो खत्म कर दिए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947-48 के अंदर, जब ये लागू हुआ उसमें। लेकिन मिलिट्री रैंक के लिए एबॉलिशन टाइटल के अंदर लिख दिया एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल, यानी कि सिपाही से लेकर हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, ये अपने नाम के आगे जो अपनी रैंक लगाते हैं, ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इज्जत दी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रैंक, ये जो मिलिट्री रैंक है, इसकी महत्वता मुझे दिखी पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, जब इन्होंने मिलिट्री रैंक को कहा कि वन रैंक वन पेंशन। बहुत बड़ी चीज दिखी। हम सिविलियन के से अलग दिखाई दिए, और हमें अलग दिखना भी चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि यहां पर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसके अंदर हम एक जन्म लेने के बाद माँ बाप अपने 19-20 साल जब अपने माँ बाप के पास रहकर जब हम बाहर आगे कदम रखते हैं, तो हम वो कसम खाते हैं आर्टिकल 33 के अंदर कि हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इवन राइट टू एक्सप्रेस, वो भी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब 20 से 35 साल तक अगली जो जिंदगी आपकी है 20 के बाद और 55-60 साल के तक हम बिल्कुल चुपचाप रहते हैं और उम्मीद करते हैं जो कुछ भी हम कर रहा है देश हमारे लिए सही कर रहा है। लेकिन वो जो जंतर मंतर के ऊपर हम लोग को खड़ा कर दिया 2014 के अंदर, उसने बहुत बड़ी हमें बहुत मजबूर कर दिया समझने के लिए कि हम हैं कौन देश के लिए। ये जवान, ये डेमोक्रेसी के अंदर हम देशवासी, हम हैं कौन, हम सोल्जर हैं कौन। चलो, इज्जत मिली, वारूपी मिली, लेकिन वो मेरे जो शेर थे, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, और उसके बाद वुमेन शॉर्ट सर्विस इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, जिन्होंने पिछले 50-60 साल से सर्विसेज की, वो कहीं ना कहीं वो छुड़ गए। वो उनकी भी मिलिट्री रैंक थी, कैप्टन और मेजर्स। जब वो करते करते हम इनके लिए आगे बढ़ रहे थे, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहे थे, हम लोग सबको बता रहे थे
कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जंतर मंत्र है, चाहे कोई मीडिया है, चाहे आप लोग सोशल मीडिया वाले, हर लोगों ने, हर जगह पर हमने आवाज उठाई है। हम उनका भी ख्याल कर ही रहे थे, उनकी वन रैंक वन पेंशन की बातें कर ही रहे थे, हमने उम्मीद कर रहे थे कि हमें इसका जस्टिस मिलेगा। बीच में आ गया ये अग्निपथ स्कीम विद अग्निवीर। अब ये अग्निपथ स्कीम जो है, ये हूबहू वैसी है जैसे पहले अन्याय हुआ है शॉर्ट सर्विस वालों के साथ। मुद्दा कहां पर आके अटका कि भाई ये 4 साल 5 साल करेंगे। अब कोई भी इसका लॉजिक लगा दीजिए, फैक्ट ये है कि ये जो 4 साल 5 साल के लिए जो भी शॉर्ट सर्विस होती है, चाहे अभी आज की तारीख में ऑफिसर्स के लिए है, चाहे वो अभी अग्निवीर के लिए है शॉर्ट सर्विस। और अगर पिछले 60 साल में ऑफिसर्स जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स है, उनके ऊपर बेरुखी दिखाई गई और तकरीबन ये वन रैंक वन प्रिविलेज उनको मिला नहीं, आज तक कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, कैशलेस ये सिस्टम्स नहीं मिले हैं, बड़ी इसके लिए हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ा इसके लिए। जब हम इस हालात पे ऑफिसर्स की पे आ गए हैं, इसी हालात पे हम अग्निवीर पे जा रहे हैं, तो मन में बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया, सोच में बोझ पड़ गया कि ऑफिसर्स के लिए हम 8-9 साल से हम झगड़ा कर रहे हैं और ये अग्निवीर अग्निपथ स्कीम अभी आ गई है। अब इससे कैसे बाहर निकला जाए, और इसे बाहर से निकलिए। आखिरी में एक बड़े दिन से सोचते सोचते, शब्दावली का इस्तेमाल करते करते, मेरी हिंदी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ एक आध जजमानों से मैंने मिलकर इस शब्द का उस शब्द का इकट्ठा करते हुए, जोड़ मोड़ तोड़ करते हुए, इसको मैं कोई प्रोफेशनल पोएट नहीं हूं, लेकिन पोएम के तौर पर मुझे एक लिखने का एक मन बन गया कि किसी भी तरीके से मैं इसको, अपनी जो दुविधा है, अपनी ये जो प्रॉब्लम है सोल्जर के नाते, वो मैं एक्सप्रेस कर सकूं। और मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस पोएम को मान दिया। मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको पढ़ा। आप पहले फौजी हैं, पहले मीडिया वाले हैं जिन्होंने मेरी ये पोएम को पढ़कर मुझे सुनाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज किसी ना किसी तरीके से और आगे पहुंचाया जाए। बिल्कुल साहब, आपने इसके अंदर जो दर्द दिया वो मैं सबसे पहले आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन को अग्निवीर के बराबर रखा, लेकिन सरकार इस पर सरेआम राजनीति करती दिख रही, क्योंकि अग्निवीरों के लिए जिस तरह विपक्ष हमलावर है वो और दायरे खोलती जा रही है। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में रिजर्वेशन, पुलिस में रिजर्वेशन, अंदर भी बहुत कुछ, कॉर्पोरेट, सारी अपना जितनी पावर है वो लगा रही है। इसलिए लगा रही है क्योंकि वो झुकना नहीं चाहती, उसने अग्निवीर को रिटर्न रखना है। चलो ये एक राजनीति हुई। अब सर हम बात मुद्दों की आते हैं। क्या वन रैंक वन पेंशन 3 अब लागू होने वाला है? आज जवान पहली बार अलग थलग पड़े हुए हैं, यानी क्या जवानों की बात कहना गलत है, तरीका गलत है, या मुद्दे गलत हैं? जैसा कि आपने कहा कि जवान सेल्फ, मतलब अपने बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने सेना के अंदर मुंह बंद करके नौकरी किया, आने के बाद हमने अपने अधिकार समझे ही नहीं, तो अधिकारों की बात हम कैसे करेंगे? लेकिन आप मुझे वन रैंक वन पेंशन 3 का स्टेटस और हमारे जितने मुद्दे हैं जो लगभग मेजर जनरल सतवीर साहब उठाते रहते हैं, आपकी ISL उठाती रहती है और हम लोग भी उठा रहे हैं कि एवरेज नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम। उन्होंने अधिकारियों को बोला आप मिनिमम दो, लेकिन जवानों को मैक्सिमम दीजिए। विडो पेंशन को बढ़ावा कीजिए। डिसेबिलिटी पेंशन 80 साल के बाद अब 20% बढ़ाइए। नोशनल इंक्रीमेंट, इक्वल MSP, प्रीमेचर को आपने OROP से दूर कर दिया। यानी आप जिसके लिए वन रैंक वन पेंशन का मूल यानी बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। शायद ऐसा इंप्लीमेंट है, और शायद मैंने आपको लेटर कल भेजा था, आप देख सकते हो कि ये इक्वलाइजेशन तो है, लेकिन आप कैसे मान सकते हो कि जिसकी 1 जनवरी 2016 को पेंशन 30,000 है और 1 जनवरी 2019 को उसकी 27,000 हो जाए? ये कहां से कॉन्सेप्ट आया सर? सर प्लीज, आप लीगली बहुत अच्छे से जानते हो, हमारे जवान सुन रहे हैं, लाखों जवान सुनते हैं, तो आप इसके बारे में बताइए सबसे पहला कि आज जवानों का तरीका सही नहीं है, मुद्दे सही नहीं है, या जवान सही नहीं है? सर प्लीज। यही एक OROP एक पहली बार हुआ है। मैं साहब ऐसा कहना चाहता हूं कि जो फौजी का जज्बा है, जब उसको हम पैसे के साथ कहीं भी तोड़ मरोड़ करते हैं, वो जज्बा जो है हमारा एकता का, एक यूनिफॉर्म सोल्जरिंग का, एक धर्म का, सोल्जरिंग धर्म का, वो कहीं ना कहीं बिखरता है।
ये पहली बार हुआ है कि 10 साल के अंदर ये टेबल्स देखते हुए कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन इस प्रकार से दिखा है। मैं समझता था ये जो हमारी रैंक है ये हमारे कमांड एंड कंट्रोल के लिए है, लड़ाई के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे जब ये समझ रहे हैं कि वो सिविलियन जो बाबू लोग, मैं बाबू नहीं कहूंगा, सिविलियन जो फाइनेंशियल सिस्टम को चलाते हैं, उन्होंने इस तरीके से इसको कैलकुलेशंस कर दी जिससे कि हमें इतना एक पहली बार पिछले 5-10 साल के अंदर महसूस हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो कमांड एंड कंट्रोल के लिए हमने बना के रखा था स्ट्रक्चर के अंदर, वो इस तरीके से इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया है कि नोबडी इज फीलिंग कंफर्टेबल। एंड इसमें कोई दो राय नहीं कि OROP 2 के बाद जो जवान लगातार जंतर मंतर के ऊपर 5 साल पहले चला, OROP 1 के लिए, OROP 2 के लिए लगातार जंतर मंतर पे बैठे रहे, यहां तक कि जवान जेसीओ साहबान ऊपर चले गए, अपने टैंकियों के ऊपर चढ़ गए, रेल रोको हो गया। तो इससे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी जो बात है कोई समझ नहीं रहा है। राइट नाउ अभी OROP 3 आ गया, अभी टेबल क्या आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो OROP 2 के अंदर OROP 2 के अंदर खामी आई थी, बहुत बड़ी खामी आई थी, क्योंकि उनको कैलकुलेशन करने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। यहां पर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियली कुछ ना कुछ एक फॉर्मूलाज ऐसे लगाने चाहिए, सिस्टम ऐसे लगाने चाहिए कि हमारी जो एकता है, हमारी जो सोच है, जो हमारी एक आर्म फोर्सेस की जो यूनिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। एंड अगर हमारा जवान सबसे पहले खुश है तो उसके बाद ही महसूस करना ऑफिसर खुश हो सकता है। मैं पिछले 5 साल में जब तक ये OROP 2 के लिए जंतर मंतर पे लोग ये उठे नहीं, यहां तक कि ये भी ठेस महसूस की कि वो कहते हैं कि फौजियों को, अधिकारियों को हमारी बात हमारे नजदीक नहीं आना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक दर्दनाक एक हमारे लिए एक इशू था, जिसमें कि जवान और जेसीओस कह रहे हैं कि हमने अधिकारी को अपने बारे में बात करने नहीं देना चाहिए। अभी यहां पर आकर सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि ये आर्म फोर्सेस एक और एक पॉइंट से दुश्मन के लिए और दुश्मन की गोली को सहने के लिए एकता रखनी बहुत जरूरी है। यहाँ फर्क महसूस होना नहीं चाहिए और मुझे उम्मीद है OROP 3 के अंदर जो OROP 2 के अंदर जो फर्क आया है वो ठीक हो जाएगा। राइट, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ चीजें मैं वीडियो पे नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ, कोई अगर कमेटी में कोई बैठे, हमसे कोई सुने, हम फैक्ट फिगर्स ऐसे बताएंगे कि जिससे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं आर्म फोर्सेस के, कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। राइट, वी कैन नॉट ओपनली कम्युनिकेट, बट ये हमें मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई हैं, देरियां हुई हैं, इनजस्टिस लगातार चल रहा है। और अगर ये शॉर्ट सर्विस का और अग्निवीर का अगर ये लगातार और भी चलता रहा तो एक वर्टिकल डिवीजन होने का जो कमांड एंड कंट्रोल के अंदर जो पहले कहता हूँ हॉरिजॉन्टल कमांड, ये वर्टिकल हो रहा है, हैव्स और हैव नॉट्स, कि एक के पास है और एक के पास कुछ भी नहीं है, वो प्रिविलेज नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं इस चीज को हमें एक खास करके इंडियन कंडीशंस में, इंडियन एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, हमारी सोच है इंडियंस की, इसको फॉरेन आर्मीज के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए और इसको एक परिवार, एक हमारी फौज को एक परिवार के रूप में इकट्ठा करना बहुत जरूरी है और ये हो जाएगी, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी OROP 3 में, मुझे उम्मीद है। जय हिंद दोस्तों, कितना अच्छी बात कही उन्होंने। कहा है पहली बात तो जवान है, चाहे वो सिपाही से लगाकर अधिकारी तक है, उसका त्याग को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। उसकी एक सेल्फलेस सर्विस है, उसको नहीं पता पैसे का। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 है, जो पॉलिसी है उनकी 7 नवंबर 2015 की, शायद उसमें कुछ चेंज न हो, लेकिन जो कैलकुलेशन है, जो उन्होंने कैलकुलेशन किया है और वहां पर बैठे जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं और उनको लग गया है पता कि नहीं, कहीं ना कहीं OROP 2 में उन्होंने गलती किया है, शायद वो गलती अब आपको OROP 3 में देखने को नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल उन्होंने क्लियर कहा है सर ने। और तीसरी बात, एक बहुत जबरदस्त बात की आप, हम सैनिक है ना, हमारा DNA बदल चुका है। यदि कोई ये कहे कि नहीं, आप एक दिन हमने गुस्से में ये कह दिया कि अधिकारियों से हमें परहेज है, तो वो उस चीज का रिएक्शन हो सकता है क्योंकि उनको बड़ी हमें मिली नहीं। यानी जहां हम साथ मिलकर लड़ रहे थे और उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट हुआ,
और फिर उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। वो एक किसी पर्टिकुलर समय का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन डीएनए का नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो काम करने का तरीका वो विदेशी जैसा नहीं, हम परिवार की तरह रहते हैं, नाम नमक निशान के लिए, एक यूनिट के लिए रहते हैं। और ये ट्रेडिशन इतनी जल्दी सेना का नहीं बदल सकता, चाहे कितनी मर्जी राजनीति कर लो। आज भी हम अपने गेस्टर के तौर पर रियूनियन में जाएं या हम किसी यूनिट का फंक्शन में जाते हैं तो हम उसी तरह मिलते हैं जैसे हम एक परिवार में मिलते थे। जब हम फौज छोड़ते हैं तो हमारे आंखों में आंसू होता है, हम एक दूसरे के लिए जीते, हमारा डीएनए बदल चुका है। एक किसी की सोच या वन टाइम रिएक्शन कभी भी इस चीज को नहीं बदल सकता। ये मैं गंभीरता से कह रहा हूं, शायद आप मेरे इस बात से सहमत होंगे सर। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने, बहुत सही, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस शुड बी द मोरल ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड इंक्लूडिंग वेटरन्स एंड लोग वेटरन्स और एक्स सर्विसमैन में शब्दावली अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। एनीवन हु जो भी रिलीज हैं, और यहीं पर आकर हमें एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो हमारे शॉर्ट सर्विस रिलीज ऑफिसर्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी 70-80 साल के हो चुके हैं। और इससे जरा बड़ी इसके हम इसको अपने फौजी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मरते दम तक, चाहे दुश्मन की गोली के सामने और चाहे नेचुरल डेथ। दिस इज वेरी वेरी। सर और 2-3 मुद्दे हैं जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कॉमन है। जैसे मैं बात करूं, अभी आप भी वयोवृद्ध हैं, 80 इयर्स कंप्लीट होने के बाद 20% का इजाफा सरकार नहीं मान रही कि 79 आपका खत्म होता है, फर्स्ट डे ऑफ 80 इयर्स टू बी इंक्रीज 20% ऑफ पेंशन। सेकंड, संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट है कि आप 65 इयर्स कंप्लीट के बाद आप 5% बढ़ाइए, 70 होता है तो फिर 10 बढ़ाइए, 75 को 15 बढ़ाइए और 80 के बाद 20 बढ़ाइए। एक ये मुद्दा, और एक आपने नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा है कि जैसे ही कोई जवान 30 जून को रिटायर्ड होता है और उसको सर्विस में मिलने वाला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन हमारे बाकी जगह इंप्लीमेंट है, एमओडी इंप्लीमेंट नहीं कर रही। दोनों मुद्दों पर मुझे पर्सनली थोड़ा दर्द है कि इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, सब चीजें इंप्लीमेंट बाहर हो जाती है, लेकिन सैनिकों का मुद्दा आ जाता है, वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैरियर लग जाता है। सर ऐसा क्यों है? यही एक बहुत बड़ी एक विडंबना है कि हर चीज पॉजिटिवली चलते चलते जब हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात करने की कोशिश करते हैं या उनसे सॉल्व करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने, वहां कहीं ना कहीं घूम जाती है, हमारी प्रॉब्लम ही घूम जाती है। पर वो हमारा डिपार्टमेंट है सर, वो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे लिए वही क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो यहाँ पर आके बहुत बड़ी दुविधा है, जहां पर भी हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा एक वो सिस्टम क्रिएट किया है कि कहीं पर भी आप, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बड़ा बताता हूँ, मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन, जब पार्लियामेंट के अंदर ये जो अग्निवीर की एक डिबेट शुरू हुई थी, मैं मिसाल देता हूँ, बिल्कुल बहुत किस्से हैं, किस्से तो बहुत हैं, केस टू केस देखेंगे तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं। बट अगर मैं एक लेटेस्ट बताऊं कि पार्लियामेंट के अंदर जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये अग्निवीर को बंद कर देंगे, उधर से ऑपोजिट डिबेट के अंदर बोला कि हमने इसको बनाने के लिए 158 एजेंसी से हमने राय ली थी। बिल्कुल सर, तो मुझे बड़ा हुआ कि भाई हम इतनी आर्म फोर्सेस, इतने हम लोग हैं कि हमारी एक आर्म फोर्सेस के लिए जितने हम इतने क्वालिफाइड हैं, इतने हमारे कोर्सेज हैं, इतना हमारा एक्सपीरियंस है, ये 158 और कौन सी एजेंसीज हो सकती हैं जो कि ये राय दे सकती हैं। तो मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए एक राइट टू इंफॉर्मेशन भेजी टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि मुझे बताया जाए ये 158 एजेंसीज कौन है। आज तक वो आरटीआई का जवाब नहीं आया है, और 2 जवाब आ गए हैं कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वो आरटीआई जो है शटल कर रही है। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये जो मिनिस्ट्री है, जो कि बहुत जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस तरीके से वो सिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है कि जिससे कि हम लोग बिल्कुल अपनी, इवन जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है उसको, उसमें भी हम लोग शामिल ना हो या हमें इस चीजों को पता ना लगे। सो समवेयर वी आर रॉन्ग, और कहीं ना कहीं ये पूछने वाला कोई नहीं है। मैंने आज भी एक बैठा था तो दिमाग में है, मैंने कहा यार व्हाट हैज हैपेंड टू अवर सीनियर जो रैंक स्ट्रक्चर है, वो क्यों नहीं सवाल करते? ये आफ्टर ऑल एक है लड़ाई लड़ना, लड़ाई तो हमने लड़नी, दुश्मन के अगेंस्ट हमने लड़ना है,
और वी आर द वन ऑफ बेस्ट आर्मीज, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पीस टाइम के अंदर जब हम अपने हैं तो एक दूसरे का ये वेलफेयर की जो चीजें हैं या अपने एक इज्जत की है, ऑनर की जो चीजें हैं, रिस्पेक्ट की चीजें, इसके बारे में तो साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज द रूलर टुडे इन डेमोक्रेसी, जब वो सिविल रूल ही कर रही है, हमने उनको पूरी एक उनके पास ताकत है, तो क्यों ना उनके ऊपर भी सुझाव ठीक होते रहें और अपना भी ख्याल रखें, जवानों का भी ख्याल रखें। सो देयर इज ए प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं दाहिने हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात की सर आपने। बीच में हमें ये पूछना कुछ चाहूंगा, समझना पड़ेगा। और ये मेक इन इंडिया जो है सोल्जर को जो सोल्जर ऑलरेडी इंडिया का है उसको हम क्यों बाहर की जो फोर्सेस हैं उनके साथ कंपेयर करके उसको कोई अलग थलग बनाना चाहते हैं। लेट्स बी फर्स्ट इंडियन सोल्जर्स फर्स्ट, हमें देखकर दूसरे देश देखें कि हम कैसे चलते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा साहब ने बोला कि मेरा सवाल था कि सारी चीज़ें बाहर से हम सपोर्ट करके आते हो और एमओडी में फंस जाते हो जबकि वो हमारा डिपार्टमेंट है। उन्होंने कितना बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्कुल एक एग्जाम्पल दिया कि अग्निवीरों के लिए, जैसा कि लोकसभा में डिबेट होती है और विपक्ष के नेता पूछते हैं कि आपने स्कीम पीएमओ की है, कहां से लाई है, किससे आपने विचार विमर्श किया, तो उन्होंने 158 एजेंसियों का नाम लिया। आखिर ये नहीं बोल रहे कि 158 एजेंसी कौन है, एक्सेप्ट हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्सेप्ट एयर स्टाफ या नेवल स्टाफ, इनको नहीं पता है। लेकिन शायद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं बताना चाहता है, लेकिन सलाह ले सकता है, सलाह माने न माने लेकिन ले सकता है। और इन्होंने ये भी आगाह किया, वक्त अब आ गया है कि जब इस तरीके के फैसले होते हैं तो आपको सलाह यदि नहीं ली जाती तो आप बीच में रोक सकते हैं। जैसे कि जनरल मानिक शाह साहब ने एक एग्जांपल सेट किया है, आज हमारे लीजेंड, आज हमारे हीरो 1971 वार, एक उनका सही डिसीजन और आज बहुत चीजें बहुत उन्होंने बदली और अपनी ताकत पे बदली, क्योंकि सेना के ऊपर कंट्रोल और सेना के ऊपर सेना के अधिकारी और सेना का माहौल ये देसी है, इसके ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन सलाह सर आप और कुछ कहना चाहते हो? मेरा अंतिम सवाल एक मिलिट्री सर्विस पे है, इस पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन जैसा दिखता है और यहाँ पर लोग अब बहुत जाग चुके हैं। सैनिक 30 लाख या 32 लाख हैं, अपने अधिकारों को समझने लगे। भले सरकार ने हमें न दिया हो, लेकिन हम सबको ये पता चल गया है कि एक एमएसपी का कॉन्सेप्ट क्या है, वन पेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी चीजें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें, उसके साथ साथ नेगेटिव चीजें तो चलेंगी सर, ये डेमोक्रेसी है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, आप ऐसा है कि अभी हालात ऐसे बन चुके हैं और ऐसा हम उलझ चुके हैं। मैंने तो कहीं पर यह लिखा है कि ये मिनिस्ट्री ही अलग होनी चाहिए, एक्स सर्विसमैन की कमीशन ही अलग होना चाहिए, सोच विचार ही अलग होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि सेफ सिक्योरिटी को देखने के लिए ऑफ द नेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो वो जो सर्विंग पर्सन है उनको कैसे मैनेज करते हैं वो अलग करें, लेकिन जो हमारे जो प्रॉब्लम्स लगातार ये बढ़ रही हैं, इसके लिए हमें अलग से मिनिस्ट्री चाहिए और ह्यूज प्रॉब्लम्स हैं। और ये कमीशन सेपरेट, कहीं पर बोला भी गया था कि हम सेपरेट कमीशन इसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे साथ ये दुविधा रही है, ये 1972-73 के बाद जब हमारी जो पेज हैं, सैलरीज हैं, जो पेंशन हैं, वो 50% कर दी गई थी। यू नो, जो जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स टाइम के ऊपर एक फॉर्मूला लगाया जाता था पेंशन्स के ऊपर, वो 1973 के अंदर हमारे साथ उलझा दिया गया। और मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं 2000 में 1999 में मैं रिटायर होके आया और बाहर ऐसे देखा जवान को 250 रुपए पेंशन मिल रही है, 250 रुपीज। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान लगातार होता रहा है। वो बात अलग है कि एक जवान के तौर पर हम बोले नहीं, लेकिन अब ये ओआरओपी के ऊपर आ गया है, अभी पॉलिटिसाइजेशन अग्निवीर के ऊपर शुरू हो गया है। तो बेहतर यही होगा कि इस तरीके से अर्जेंटली और फौरन जल्दी से जल्दी होकर एक अलग से कमीशन बैठे और ये सॉल्व करे प्रॉब्लम को। और अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक ही अगर लाइन कि एवरीवन, जो ओआरओपी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, एनीवन हु हैज सर्व्ड इन आर्म फोर्सेस, जिसने भी 1 रैंक ली हुई है और जितने साल की उसने ली हुई है, उसको प्रो राटा बेसिस पे ओआरओपी दे दीजिए आफ्टर द पेंशनेबल एज।
अब मैं पेंशनेबल एज का क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने 5 साल या 4 साल मैंने शॉर्ट सर्विस की है तो मुझे इमीडिएटली पेंशन नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं 50 साल का पेंशनेबल एज पे आ गया तो उस समय मेरा ओआरओपी दे दीजिए, कितना आएगा? 20 से 30,000, 30 से 33,000। आज भी तारीख में अगर 50 साल वालों के ऊपर वालों को शॉर्ट सर्विस, जिनके पास 1 मिलिट्री रैंक है, उनको आप ओआरओपी 50 साल के बाद देते हैं तो 200 करोड़ का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि दे आर नॉट मोर देन 3,000, 5 to 3,000। इसी प्रकार से यही फॉर्मूला शॉर्ट सर्विस फॉर सोल्जर्स, रीड अग्निवीर, उनके लिए लगा दीजिए कि भाई पेंशन मिलेगी, ओआरओपी मिलेगी, लेकिन आपको पेंशनेबल एज के बाद। उसके बीच में आप कहां पर भी सर्विस करो, कहीं भी रिसेटल हो, कहीं पर अपना काम करो, कहीं दूसरी जगह, लेकिन जब आपकी पेंशनेबल एज 50 साल आएगी, 50 जो भी आपने फिक्स करनी है, वहां पर ओआरओपी मिल जाएगी। एक हुक्म से सब चीजें ठीक हो जाती है, मोरल एकदम से हाई हो जाता है। एंड यस, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन है टेबल्स के अंदर, उसको ठीक किया जा सकता है, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। दोस्तों, जैसा कि साहब ने कहा कि अब वक्त आ गया है, समय आ गया है। एमओडी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, चाहे सिक्योरिटी की हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, सर्विंग पर्सन है, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग होती हैं। लेकिन अब एक्स सर्विसमैन ज़्यादा हैं, उनका एक अलग कमीशन, एक अलग आयोग की गठित की बात की है। और उन्होंने भी सुझाव दिया, अग्निवीर का मुद्दा आप इसको रख सकते हो, लेकिन एक पेंशनेबल उनका एज होगी तो वहाँ पर उनको पेंशन भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का ही कॉन्सेप्ट में लगाया कि भाई आप शॉर्ट सर्विस कमीशन है या आप अग्निवीर हैं, आपने 4 किया, 5 किया, आपने जाके सिविल में काम किया, जब आपकी एज उस पर पहुंचती है 50 साल पे, तो आप पेंशन के हकदार हैं या वन रैंक वन पेंशन, तब आपको कंसिडर किया जाते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर साहब से आज खुल के चर्चा हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां भी और जिस तरीके के नई नई बातें हो रही हैं, नई नई चीज़ें, आप हमें जरूर सलाह मशवरा दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर।